गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा विषय है इन्फेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। जन्म से लेके 2 साल तक की आयु को इन्फेंसी श्रेणी में रखा जाता है और इसको फर्दर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, नियोनेट एंड टॉडलर्स। नियोनेट कहा जाता है जन्म से लेके 15 दिन तक के शिशु को, नवजात शिशु। ये विकास का सबसे छोटा पीरियड है, सबसे छोटी अवधि है और इस अवधि में विकास में कोई विशेष स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखाई देते, बल्कि इस विकास में प्लेट्यू भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार विकासात्मक प्रतिगमन के संकेत भी देखने में आते हैं। दूसरी जो श्रेणी है वो है टॉडलर्स, 15 दिन से लेके 2 साल तक। इसे बेबीहुड भी कहा जाता है, बचपन भी कहा जाता है। और इस समय शिशु में तीव्रता से विकास देखने में आता है, परिवर्तन देखने में आता है, साथ ही साथ जो दूसरे लोगों पर निर्भरता है उसमें कमी आती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं एक शिशु में होती है। तो सबसे पहली जो विशेषता के बारे में हम बात करेंगे वो है हाइट। एक नवजात शिशु 19 से 21 इंच का लंबा होता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, 2 साल तक होते होते वो 32 से 36 इंच तक का हाइट का हो जाता है। और शुरुआती 2 साल में जो बॉडी का प्रपोर्शन है, जो अनुपात है विभिन्न अंगों का, उनमें काफ़ी चेंज आता है। बॉडी वेट की यदि बात करें तो एक सामान्य नवजात जो है वो 7.5 पाउंड का होता है और ज़्यादातर जो शिशु होते हैं वो 6 से लेके 9 पाउंड तक होते हैं, यानी कि 2.5 से लेके करीब करीब 3 किलो तक के बच्चे होते हैं। कुछ दिन की आयु प्राप्त करते करते ऐसा लगता है कि बच्चों का वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि वो अभी फीडिंग पे पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते, लेकिन फिर एकदम से उनके ग्रोइंग रेट में तेज़ी आती है और बॉडी वेट बढ़ता है और लगभग 4 महीने के होते होते वो डबल हो जाता है। जहाँ तक बात करें फिज़िकल अपीयरेंस की, शारीरिक प्रतीति की, तो जो एक नवजात शिशु होता है उसकी आँखें वैसे तो आमतौर पे माता पिता पर ही आँखों का रंग रहता है, लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि आँखें सूजी हुई हैं। रंग आमतौर पे ब्लू या गहरा कोई भी कलर होता है। आँख में कभी कभी ऐसे लगता है कि वाइट चकत्ते हैं और महंगापन सा भी लगता है। और जो नवजात शिशु में 3 महीने तक जो अश्रु ग्रंथि हैं वो विकसित नहीं हुई होती, इसलिए उनमें आंसू नहीं आते। मुंह जो है वो छोटा सा होता है, चिन भी छोटी सी होती है, गाल फूले हुए होते हैं, होंठ सूखे से रहते हैं। जहाँ नाक जो है वो फ्लैट होती है आमतौर पर शिशुओं की, जिससे कि वो आराम से माता से दूध पी सकें। नवजात शिशु की त्वचा गुलाबी रंग की होती है और इस पे कहीं कहीं पर पैच नज़र आते हैं। कहीं पे ऐसे लगता है कि चमड़ी ऊपर से चिपकी हुई है, एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा हुआ होता है। और इसकी जो स्कैल्प है, जो खोपड़ी की जो त्वचा है, वो लूज़ होती है और ठंडी, और कहीं कहीं पे त्वचा जो है वो नीले रंग की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी रक्त का संचार ठीक तरीके से शुरू नहीं हुआ होता। इसी प्रकार एक और विशेषता जो नवजात की त्वचा में देखने में आती है, लेनुगो। लेनुगो कहा जाता है जो शिशु के शरीर पर बहुत कोमल से बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, और वो वैसे समय के साथ आम तौर पर समाप्त हो जाते हैं। ये जो फजी हेयर हैं, इनका पर्पस जो शिशु है, जो फीटस है, उसको गर्म रखना होता है, तापमान उसका मेंटेन रखना होता है। बोन्स और टीथ्स की यदि बात करें तो बच्चे में जन्म के समय दांत नहीं होते और जो हड्डियां हैं वो कोमल होती हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी होती हैं और समय के साथ साथ ये मजबूत होने लगती हैं। और इसी प्रकार शरीर और सिर का जो अनुपात है वो थोड़ा अलग सा होता है। जैसे नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क के अनुपात से बहुत अलग होता है। वयस्क में जो सिर का अनुपात है वो शरीर लंबाई से 1:7 होता है, जबकि नवजात शिशु में ये 1:4 होता है।
इसी प्रकार शिशु का जो सिर है वो कुछ विरूपित सा दिखाई पड़ता है, चेहरा चौड़ा व छोटा नज़र आता है, जबड़े अविकसित, नाक, चपटी व दांतों का अभाव होता है। सिर की तुलना में हाथ, पैर और पेट छोटे नज़र आते हैं। कंधे कम चौड़े और पेट फूला हुआ होता है। शरीर के अन्य भागों की तुलना में हाथ पैर बिल्कुल छोटे दिखाई पड़ते हैं और गर्दन घुसी हुई नज़र आती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके ये फीचर्स चेंज होने लगते हैं। ये जहाँ तक बात है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, शरीर क्रियात्मक प्रकार की, तो जो एक नवजात शिशु होता है जन्म के समय आमतौर पर उसकी जो पल्स रेट है वो 130 से 150 तक होती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो पैटर्न एडल्ट की तरह होने लगता है। रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर 40 से 50 पर मिनट होता है जो कुछ दिनों में घटकर 35 तक आ जाता है, लेकिन फिर भी एक वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार जो एक शिशु का जो त्वचा का तापमान है उसमें बहुत परिवर्तन होता रहता है और सामान्य तौर पर ये तापमान एक वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। स्टमक फंक्शनिंग की बारे में यदि हम बात करें तो जो शिशु है उसका बाउल मूवमेंट अभी तक प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए हुए होते और इस वजह से एक बच्चे का जो मलमूत्र विसर्जन का जो पैटर्न है वो एक सिस्टमैटिक नहीं होता। एक छोटा शिशु केवल दूध को एक्सेप्ट कर सकता है, दूध को ही हजम कर सकता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लगभग 6 महीने के बाद वो जो फूड स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट वगैरह को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। हार्ट बीट भी एक छोटे बच्चे की वयस्क से ज़्यादा होती है और जो स्लीप पैटर्न है वो तो बहुत ही इरेगुलर होता है। बच्चा दिन के ज़्यादातर समय सोता रहता है और वो केवल तभी उठता है जब उसे कोई कष्ट का अनुभव हो या कोई आवश्यकता हो। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ये पैटर्न रेगुलर होने लगता है। मोटर स्किल्स जो हैं बच्चों की, दो भागों में रख के इनका अध्ययन होता है। जो मोटर स्किल्स यानी जो गत्यात्मक क्षमता है ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो जन्मजात होते हैं और दूसरे मोटर स्किल्स वॉलंटरी कंट्रोल वाले। तो जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी बॉडी के जो गतियों को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसके इसलिए ऐसा लगता है कि उसके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। बेसिकली उस समय रिफ्लेक्स एक्शंस काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो जो मोटर स्किल्स है वो परफॉर्म करने लगता है और धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स भी शो करने लगता है। हर एक बच्चे में ये पैटर्न अलग अलग रहेगा। कोई बच्चे जल्दी मोटर स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, किसी में टाइम लगता है, लेकिन होगा उसी क्रम के अनुसार। जैसे जो सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटवर्ड और हेड से टेल की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है बॉडी के ऑटोमेटिक जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज होते हैं और ये इन्वॉलंटरी होते हैं। छोटे बच्चे जो हैं जन्म के साथ बहुत सारे जन्मजात रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होते हैं और उनमें से कुछ मुख्य के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मोरो रिफ्लेक्स, जब बच्चे को शोर सुनाई देता है या उसका सिर अचानक से लटका दिया जाए तो वह अपनी भुजाओं को दूर दूर फेंकता है, उंगलियों को फैलाता है, गर्दन लंबी कर लेता है और चीखें मारता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो एक छोटे बच्चे में देखने में आती है, न्यूबॉर्न में। इसी प्रकार से बेबिंस्की रिफ्लेक्स में जब नवजात शिशु के पैर को एड़ी से अंगूठे तक थपथपाया जाए तो उंगलियां फैल जाती हैं। एक और रिस्पॉन्स है सकिंग रिफ्लेक्स। जब बच्चे के होंठ को किसी चीज़ से टच करा जाए तो वो चूसना शुरू कर देता है और ये रिफ्लेक्स स्तनपान के लिए एक बहुत अनिवार्य रिफ्लेक्स है। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब गाल को स्पर्श किया जाता है या उस पर हल्का सा थप्पड़ मारा जाता है तो नवजात शिशु स्पर्श की ओर मुड़ता है। इसी प्रकार से ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स में जब उसकी हथेली को किसी टच करा जाता है तो उसकी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ने लगती है, मानो उसे पकड़ रही हो। एक और रिफ्लेक्स यहाँ पर दे रखा है प्लांटर रिफ्लेक्स। ये है जो पैर की उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ती है यदि फीट को बीच में से टच किया जाए।
तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चे में जन्म से देखने में आते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं और लर्न रिस्पॉन्स उसकी जगह ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जो एक शिशु दिखाता है। तो जैसे जैसे मोटर डेवलपमेंट होता है, मैंने अभी पीछे भी कहा कि सिफालोकेडल डायरेक्शन में होता है, यानी कि सबसे पहले सिर में होता है, फिर ऊपर का जो धड़ है वो विकसित मतलब वहाँ पर मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर लोअर ट्रंक में और पैर में, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास चल रहा है। तो जो एक छोटा शिशु होता है 0 से 3 महीने का जो इन्फेंट है वो अभी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। छोटे बच्चे अब 3 महीने की आयु तक होते होते, बहुत छोटा बच्चा तो इतना ज़्यादा मोटा एक्टिविटी कर ही नहीं पाता, 3 महीने का होते होते वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं यदि उनको सीधा लेटाया जाए, और जब उनको कंधे से लगाया जाए तो वो अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करते हैं। यदि उनके आगे कोई खिलौना टांगा जाए तो वो हाथ मारते हैं, मतलब पकड़ नहीं पाते, हाथ मारते हैं जैसे बैटिंग कर रहे हों। और इसी तरीके से अपने जब वो उनको पेट के बल लिटाया जाए तो वो थोड़ा सा सिर ऊंचा कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गतिविधि वो नहीं कर पाते। ये जो गतिविधियां हैं वो जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो शो करेगा। 3 से 6 महीने के होते होते ज़्यादातर बच्चे अपने सर को ठीक से रख पाते हैं, कर लेटाने पर रोल हो सकते हैं, और जब पेट के बल उनको लिटाया जाए तो वो अपने धड़ को ऊपर कर सकते हैं। 6 से 9 महीने में बच्चा जो है क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है, और अभी जो है वो बच्चा बैठ सकता है आराम से। और 8 महीने के होने तक ये, जैसे मैं दोबारा से कहूँगी कि बच्चे बच्चे में थोड़ा सा जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा, सभी बच्चे 8 महीने पे करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन 8 महीने के बाद बच्चे जो हैं लंबे समय तक बैठ सकते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की भी कोशिश करते हैं, और 9 महीने तक तो वो बगैर किसी मदद के भी बैठ सकते हैं 9 महीने के होते होते। 9 से 12 महीने के होने पर बच्चा जो है क्रॉलिंग भी कर रहा होता है, मतलब घुटनों के बल भी चल रहा होता है, और यदि उसे कोई चीज़ पकड़ के खड़ा करा दिया जाए तो वो खड़ा भी रह सकता है कुछ सेकंड्स के लिए। हाथ पकड़ के यदि उसे चलाएं तो अभी जो उसका वॉकिंग रिफ्लेक्स है वो पैर आगे रखने की भी कोशिश करता है, और इस तरीके से 1 साल का होते होते वो बच्चा अपने आप चलने की भी कोशिश करता है और कुछ कदम चल भी पाता है। जहाँ तक वो 15 महीने का जब वो हो जाता है तो वो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी वो पीछे उतरने के जहाँ पर बात आती है तो वो मुश्किल का अनुभव करता है। और इसी तरीके से एक और है कि वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, जैसे बैठा है तो खड़ा हो जाएगा या खड़ा है तो बैठ जाएगा, ये काम वो अपने आप आसानी से कर सकता है। 18 महीने के होते होते बच्चे अपना भार संभालने लगते हैं, स्थायी जो उनमें परिवर्तन है वो देखने में आता है, वो अपने वजन को लेते हुए खड़े हो सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक वो पार नहीं कर सकते। 2 साल तक होते होते अब उनमें जो स्टेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है और वो जंप कर सकते हैं, एक पैर पर भी खड़े हो सकते हैं, और अपनी साइकिल चलाना भी कुछ बच्चे सीख जाते हैं। तो अब जो है उनकी चाल में भी एक स्थायीपन आ जाता है, अब वो दौड़ना, कूदना और इस तरीके की एक्टिविटीज़ शो करने लगते हैं। यहाँ पर ये जो चार्ट है ये आप देख रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स का, यानी जो फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है जो छोटे अंगों की गतिविधियाँ हैं, जैसे उंगलियों से जो काम कर रहा है बच्चा। तो ये है 2 महीने का बच्चा केवल अपनी जो झुनझुना जिसे हम कहते हैं उसे पकड़ सकता है, और वो भी थोड़ी देर में गिर जाएगा। 2.5 महीने का होते होते वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, मतलब एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है।
3 से 4 महीने के होते होते वो अपने रैटल से खेलने लगता है, उंगलियों में फंसा के, और उसको हिला सकता है। इसी प्रकार से 4 महीने का जो बच्चा है वो चीज़ों को अपने मुंह में डालने लगता है, 4-5 महीने का। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके मूवमेंट्स में क्लैरिटी आती जाती है। जैसे 7 महीने का बच्चा जो एक ऑब्जेक्ट जिसमें स्ट्रिंग बनी हुई है उसे खींच सकता है। आप देखिए कि स्ट्रिंग कितनी रस्सी कितनी छोटी होती है। 7.5 से 8.5 महीने का जो बच्चा है वो कोई चीज़ अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, 8 से 9 महीने का बच्चा अपनी टेबल के ऊपर से अपने खिलौने उतारने की कोशिश कर सकता है। 10 महीने का बच्चा वो मतलब चम्मच जैसे बर्तनों में मारते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार से 11-12 महीने तक होते होते जो बच्चे हैं वो जैसे किसी कंटेनर में सामान डालना निकालना वो काम कर सकते हैं। और ये बच्चों की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि वो ये गतिविधि कितना जल्दी सीखेंगे, क्योंकि अब वो अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उन पे उनका कंट्रोल हो गया। फाइन मोटर स्किल्स के लिए उन्हें प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन या संचार। संचार से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा अपनी बात किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाता है। तो जो एक न्यू बॉर्न होता है वो बात तो नहीं कर सकता जैसे, लेकिन अपनी बात पहुंचाने का उसके पास अपना तरीका है। और जो छोटे बच्चे के पास रहते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे बच्चा अपनी बात को अपने जेस्चर्स, अपने चिल्लाने, रोने और मुंह बनाने से दूसरे तक पहुंचा सकता है। जैसे उसके रोने का ढंग हर बार अलग होगा। जब उसके दर्द होगा तब वो अलग ढंग से रोएगा, जब उसे भूख लगेगी तो वो अलग ढंग से रोएगा। इस तरीके से वो अपना कम्युनिकेशन पास करता है। दूसरी जो चीज़ है, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो इंटेंशनल वोकलाइजेशन करता है, यानी अब वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है जिसे कूइंग कहा जाता है। क्योंकि आवाज़ में अभी कोई ध्वनि नहीं है, केवल ऊ होता है। और वो अपना टर्न आने पर बोलने की कोशिश करता है। जैसे आप उससे बात करते करते चुप हो गए तो वो ऊ ऐसे करके आवाज़ निकालेगा, यानी वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बैबलिंग एंड गेस्चरिंग का। इसमें क्या रहता है, 4 से 6 महीने की आयु होने पर बच्चे थोड़ा सा लंबे शब्द बोलने की कोशिश करते हैं। और जैसे दा माँ इस तरीके की आवाज़ उसमें आने लगती है। फिर अंडरस्टैंडिंग की जहाँ तक बात आती है, 10 महीने का बच्चा बातें समझता बहुत है, बोल नहीं पाता उतना, लेकिन वो चीज़ों को समझने लगता है। जो आप उससे बात कर रहे हैं उसको वो समझ लेता है। फिर होलोफ्रेसिक स्पीच, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि बच्चे जो हैं करीब 1 साल का होने के बाद आम तौर पर भाषा का यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वो शब्द बोलते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। जैसे जूस को जू बोलना, अब उससे मतलब उसका ये रहता है, होलोफ्रेसिक का मतलब कि थोड़े से टर्म से आप सारा समझ जाओ, छोटे छोटे शब्द में अपनी बात कहने का रहता है। फिर जो उनकी वोकैबलरी होती है, 1 साल तक के बच्चे की वोकैबलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसके पास कुल 50 शब्द ही होते हैं। लेकिन 2 साल तक होते होते उसके पास बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। और अब जो है वो शब्दों को अपने हिसाब से बात करता है। मतलब वो शब्दों को समझता तो है लेकिन उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन उसके हिसाब से होगा। और बहुत जल्दी ही वो मतलब जैसे 1.5 साल का होते होते बच्चा सेंटेंस ग्रामेटिकली फ्रेम नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ से सेंटेंस फ्रेमिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे बेबी बाय बाय है ना, या डॉगी प्रिटी, वो अपनी तरफ से जो बात कहना चाह रहा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है लेकिन उसने अपनी बात कह दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज जो है फ्रेम होने लगती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इन्फेंट में एक इन्फेंट में सेंसरी डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होते हैं। अब आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।